ओके, करते हैं स्टार्ट। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये आएंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखिए उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या होगा, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। और किसी भी क्वेश्चन को ना लर्न मत करिए, समझिए, क्योंकि अगर वो घुमा फिरा के भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व क्यों है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ होता है कि वो प्रॉफिट जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है, तो जब वो इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ये कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। और अगर बाई चांस पूछा जाए कि इस प्रॉफिट को किस प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो याद रखिए कैपिटल प्रॉफिट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंपल है, नॉन ट्रेडिंग कंपनी बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। अब ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है, फिक्स असेट्स में अगर हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज माइनस करें, या फिर फिक्स असेट्स में करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स में फिक्स्ड लाइबिलिटीज, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, बताइए। आप बैलेंस शीट बनाकर देख लीजिए, देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी क्या होती है लाइबिलिटी साइड, ये होती है हमारी असेट साइड। यहाँ पर हम असेट्स लिखते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी, ऊपर क्या लिखते हैं इक्विटी। तो असेट्स में जब हम ये टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है, जब असेट्स में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी इक्विटी निकल कर आ जाएगी। तो इक्विटी का मतलब क्या है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, सिंपल था। अब देखिए, व्हेन द डेट टर्न रेशियो इज 4, व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। बहुत ही सिंपल है। जल्दी से आंसर करिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में आपके और फ्रेंड्स हैं वहां इसको शेयर कर दीजिए। देखिए कॉमर्स को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉमर्स बहुत इजी है, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तो आपको कॉमर्स में कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आपको डेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेट टर्नओवर रेशियो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज क्रेडिट रिसीवेबल्स। अब डीटीआर तो हमें ऑल पहले से दिया हुआ है 4, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको क्या पता है, ऊपर आप लिखते हैं टोटल मंथ्स, तो टोटल मंथ्स हमारे यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 12 मंथ्स, जो कि अंडरस्टूड है सबको। और नीचे क्या लिखते हैं, डेटर, या फिर हम डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, यानी कि डीटीआर। तो अब 12 में 4 का कर दीजिए, सिंपल है, 3 आंसर आ गया, 3 मंथ्स, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं आता है तो फिर भी आप
कभी भी कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग का में जो जब हम निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन हमारी हमेशा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंड्स अवेलेबल विद अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, आफ्टर पेइंग बात कर रहे हैं, आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड्स। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग समझ लीजिए, तो रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा सोर्स होता है कंपनी के लिए फाइनेंस को कलेक्ट करने का, हाँ, इंटरनल सोर्स, ठीक है। इंटरनली वो फाइनेंस कलेक्ट कर सकती है, हम इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मिले तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। अब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग होगी तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसे होगा? मस्ट बी डिक्लाइनिंग, मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट, मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट या फिर मस्ट बी राइजिंग। बताइए, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब भी हम एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा हमेशा एवरेज कॉस्ट के बिलो रहेगा, क्योंकि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है उसका जो कर्व होता है मार्जिनल कर्व के ऊपर ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा उसके बिलो रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या था, क्यों लाया गया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, या फिर टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। थर्ड है हमारा टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फोर्थ है हमारा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होगा आंसर? देखिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, हर जगह बहुत सारे रूल्स हैं, हर जगह हर कंपनी के अकॉर्डिंग। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई कंपनी कुछ और फॉलो करे या कोई इंस्टीट्यूशन कुछ और फॉलो करे, तो इस वजह से सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाया गया है जिससे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें क्या रहे, हार्मनी रहे, ठीक है। यानी कि सारे रूल सबके लिए सेम रहे, ये बनाने का इनका मेन पर्पस था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारे जितनी भी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स होती हैं वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? रेशियो बिटवीन कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स, या फिर एक्सेस ऑफ सेटिस्फेक्शन ओवर एक्सपेक्टेशन, पोस्ट परचेज या फिर डिसोनेंस, सॉरी पोस्ट परचेज डिसोनेंस, नन ऑफ द अबव। बताइए।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेशियो बिटवीन द कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स। ठीक है, ये हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है, जिसमें कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो भी लाभ या लाभ से जो भी प्राप्त हो रहा है उसको वो उपभोग करें, जो भी उनको संसाधन मिले गए हैं उसके बीच में। ठीक है, तो जो भी संसाधन मिले हैं उनका उपभोग और जो भी उन्हें अलग से लाभ मिले हैं उन दोनों के बीच का रेशियो हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट, यानी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट होता है, अल्पावधि बिक्री उपलब्धि, उसका उपयोग हम किस तरह करते हैं? पर्सनल सेलिंग के द्वारा, एडवर्टाइज करके, सेल्स प्रमोशन के द्वारा, या फिर पब्लिक रिलेशन से? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है। ठीक है, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू, बताइए। सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, या फिर स्टॉक अकाउंट? देखिए, क्रेडिट की बात पूछिए तो डी हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने जो भी वहाँ से विड्रॉल किया है वो उन्होंने एज अ रॉ मटेरियल लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी मेंशन नहीं कही है कि परचेज, और वो परचेज सेल्स सप्लायर्स ये हो भी नहीं सकता। तो स्टॉक हम यहाँ से लेंगे क्योंकि कुछ माल उन्होंने वहाँ से लिया है। ठीक है, तो स्टॉक हो जाएगा। एंट्री भी नोट कर लीजिए, अगर आप एंट्री चाहते हैं। देखिए, इन्होंने माल निकाला है तो खर्चा है, तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट, तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगी एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। अब फर्स्ट कौन सा था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बताइए। फर्स्ट की बात की गई है यहाँ पर। देखिए, राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी सी, जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये फर्स्ट है हमारा। ठीक है, और इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आप बताइए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा 9 है, इन्वेंट्री हमारा 2 है, डेप्रिसिएशन बताइए आप। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट, इसका आंसर सी फर्स्ट हमारा बताया गया था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, accounting in modern age is regarded as the art of recording, classifying and summarizing the business transactions in monetary units. Second है हमारा the language of business. Third है the source of business information, and D है हमारा all of the above. अगर हम मॉडर्न एज में बात करें तो अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, या उसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं हम? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अकाउंटिंग मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो देखिए रिकॉर्ड भी होता है, इसके अंदर क्लासीफाई होता है, समराइज होता है, तो ये भी करेक्ट है। ये एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहलाता है, तो ये भी हमारा सही कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पार्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग है उनका मीनिंग कवर होता है, और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट तीनों को कवर करता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट रिजर्व्स में रिजल्ट इन। अब जो सीक्रेट रिजर्व्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स,
प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या फोर्थ है हमारा रिजर्व क्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड। बताइए जो सीक्रेट रिजर्व है वो हमारा किससे निकलता है, हम इसमें से क्या चीज करेंगे कि हमारा सीक्रेट रिजर्व बनेगा, बताइए। देखिए यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो होता है एक तरह से ये हमारा हम इसको पूंजीगत संचय ना मान के आयगत संचय मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें जो भी हम अमाउंट डालते हैं एज अ रिजर्व, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फंड हम इसमें डालते हैं वो हमारा हम उसको सिर्फ हमारी जो डिविडेंड है उसकी रेट को फिक्स करने के लिए करते हैं कि ऐसा ना हो किसी ईयर हमें लॉस हो और हम उस साल ना दे पाए डिविडेंड। तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टर के माइंड में हमारी इमेज गिर जाएगी। तो उसको बनाने के लिए सिर्फ हम ये रिजर्व रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिजर्व यूज भी हो। तो एक तरह से सीक्रेट रिजर्व का ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स। अब नेट वर्थ आपको बताना है, इक्विटी कैपिटल होता है, टोटल असेट्स होता है, फिक्स असेट्स माइनस करंट असेट्स होता है, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। बताइए नेट वर्थ की बात की जा रही है। क्या होगा, देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग रूल्स प्रोसीजर एंड मैथड शुड बी ऑब्जर्व्ड अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऑफ। बताइए यानी कि अगर हम रूल्स प्रोसीजर मैथड चेंज नहीं करते हैं सालों साल, तो ये हमारा क्या कौन सा कन्वेंशन कहलाता है, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेशन, या फिर गोइंग कंसर्न। बहुत ही सिंपल है, आप सब आंसर कर सकते हैं इसका। क्या हो जाएगा, देखिए ये कहलाता है हमारा कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर हमने कोई प्रोसीजर मेथड फॉलो किया है तो हम उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखें, यानी कि हम दूसरे साल भी वही मेथड प्रोसीजर फॉलो करें, तभी हम आपस में एनालाइज कर पाएंगे कि इस साल का हमारे प्रॉफिट्स और सारी हमारी जो रिसोर्सेज थे हमने हमने उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया, जिससे कि आगे हम वो सब गलतियां ना करें। अगर हम हर बार प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वो वहां पर उनका कंपैरिजन करना बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट है द नीड फॉर शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेस आउट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ। बताइए यानी कि जो हमारी जो बैलेंस शीट है वो सॉरी हाँ बैलेंस शीट है उसमें अगर कोई भी हम कंटिजेंट लायबिलिटी शो करते हैं तो ये हमारा क्या दिखाता है, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, डिस्क्लोजर, या फिर कंजर्वेटिज्म। बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए ये यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डिस्क्लोजर। ये हमारे डिस्क्लोजर को शो करता है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर हमने क्या करी है, अच्छे से डिस्क्लोज करी है, ठीक है। नेक्स्ट है द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। अब जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या यहाँ पर बताता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। एंटिटी कॉन्सेप्ट बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या लगता है इसका आंसर आपको। एंटिटी कॉन्सेप्ट की देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर बताती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि यहाँ पर बोलता है सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू।
अब जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, सर्विस इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, रेलवे ट्रांसपोर्ट या फिर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, किस जगह हमारा सर्विस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए इसका, आपने कहीं ना कहीं तो इसे पढ़ा होगा। देखिए जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारा कहाँ पे फॉलो नहीं होता, ये हमारा लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो हमारा कहाँ एप्लीकेबल होता है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में, कहाँ पर वो फॉलो नहीं किया जाता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अच्छे से आंसर करिएगा, ये जो है हमारा पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो आम जनता होती है उसके यहाँ पे इन्वेस्ट होता है फंड, तो ये देखने के लिए कि उनका जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, उसका कोई भी मिसयूज ना हो, ये सब का पता लगाने के लिए हम लोग पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज से ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर शेयर प्रीमियम, क्या लगता है आपको इसका आंसर, कौन सा इसमें पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए पर्सनल अकाउंट जो होते हैं हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और एक होते हैं नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में तो हमारे जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट ये आ जाते हैं। प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी आपने कंपनी का नाम ले लिया, जैसे कि XYZ कंपनी, ये हमारा क्या हो गया पर्सनल अकाउंट। और जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हमारे ये आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होते हैं, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है सैलरी, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, in case of a company, total assets minus outside liabilities is called net working, gross working capital, deferred liability या फिर net worth। अभी आपने ये किया है, मैंने चेंज करके इसलिए क्वेश्चन दिया है, वहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो अभी तक आपको याद होगा और आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है, नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट confirmation procedure can be applied to debtors only, creditors only, debtors and creditors both, या फिर none of the above, क्या लगता है आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो है वो हमारा कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। देखिए डायरेक्ट कंफर्मेशन जो प्रोसीजर है वो हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं, प्रीपेड सैलरी, ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों, क्योंकि प्रीपेड सैलरी भी पर्सन से रिलेटेड है, ड्राइंग भी किसी पर्सन से रिलेटेड है एंड आउटस्टैंडिंग रेंट भी, ये तीनों एक पर्सन की बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये किस में आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यही थे क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।